नमस्कार, स्वागत है नारी में आपका। मैं हूं शालिनी कपूर। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हमेशा ही आपको महिला जगत की किसी एक ऐसी हस्ती से मिलवाते हैं जिसने अपने दम पर सभी महिलाओं का नाम रोशन किया है और अपने क्षेत्र में कुछ अलग हटके किया है। और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे सुनील डबास से। सुनील डबास वो नाम है जो कबड्डी की दुनिया में तो बेहद ही जाना पहचाना है ही, लेकिन अगर खेल जगत की बात की जाए तो महिलाओं को एक अलग ही मकाम दिलाने में इनका बेहद योगदान रहा है। और हर कोई सुनील डबास की तरह अपनी बेटी को आज के दौर में बनाना चाहता है। चर्चा हम उनसे करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं अभी तक के उनके जीवन की कुछ झलकियाँ। कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में सुश्री सुनील डबास को वर्ष 2012 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। महिला कबड्डी की दुनिया में सुनील डबास एक जाना पहचाना नाम है। पद्मश्री से सम्मानित सुनील भारतीय महिला कबड्डी टीम की कोच हैं। अपनी उपलब्धियों के बल पर सुनील ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। सुनील का जन्म झज्जर जिले के मोहम्मदपुर माजरा गांव में हुआ। अपनी स्कूलिंग वहीं खत्म कर सुनील ने रोहतक की महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से एमए और फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एमफिल और आगरा विश्वविद्यालय से खेल मनोविज्ञान में पीएचडी की। आज सुनील गुड़गांव के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बतौर एचओडी कार्यरत हैं। छोटे से गांव से निकलकर सुनील ने आज जो मुकाम हासिल किया है, उदाहरण से कम नहीं। सुनील को 2005 में महिला कबड्डी टीम का कोच नियुक्त किया गया था। सुनील हरियाणा की पहली और देश की चौथी महिला कोच नियुक्त की गई थी। उनके अंडर टीम ने 7 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें 2010 में हुए एशियन खेल और वर्ल्ड कप 2012 में मिले गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। सुनील को 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड और 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2014 में ही सुनील को हरियाणा सरकार की तरफ से खेलों में उनके योगदान के लिए स्पोर्ट्स वुमेन अचीवर का सम्मान मिला। सुनील ने रूढ़िवादी समाज की बेड़ियों को तोड़ते हुए महिला कबड्डी की दुनिया में भारत को नई पहचान दिलाई। आज भी वो इसी कड़ी में नए कीर्तिमान जोड़ने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में सुश्री सुनील डबास को वर्ष 2012 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो जितनी तारीफ की जाए सुनील डबास की उतनी कम है। जो झलकियां हमने आपको दिखाई ये बहुत बड़े बड़े बिंदु थे उनके जीवन के, लेकिन छोटे मोटे ऐसे कई काम अब तक सुनील डबास कर चुकी हैं जिन्हें गिनाना भी शायद मुश्किल होगा। और सुनील डबास इस वक्त खुद मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, आपका कार्यक्रम में आने के लिए, इतना वक्त आपने निकाला। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। अगर शुरुआत करें, आज आप यहाँ हमारे साथ बैठी हैं, कई अवार्ड अब तक आपको मिल चुके हैं, कई जगह आपको सम्मान मिला है। अपने अभी तक के सफ़र को किस तरह से देखती हैं आप? अब तो थोड़ा सा इजी लग रहा है सफ़र, और लेकिन जब पीछे झांक के देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि काफ़ी टफ था। एक स्ट्रगलिंग पीरियड था जिसमें मुझे लगता है कि गांव से निकलकर यहाँ तक पहुँचना शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज जब यहाँ पहुँच चुकी हूँ तो एक ड्रीम कम्स ट्रू। ऐसा लगता है कि शायद एक गांव से निकलकर यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो सब बहुत लोगों की दुआएं और हार्ड वर्क और परिवार का मेरा सपोर्ट, समाज का सपोर्ट जो मिलता रहा, उन सब की बदौलत में आगे बढ़ती रही और भगवान की कृपा दृष्टि भी हम पे बनी रही। परिवार का नाम आपने लिया सुनील, अभी आपके परिवार वालों को बड़ा फ़ख्र होता होगा आपके ऊपर, बहुत ही नाज से देखते होंगे आपकी तरफ। हाँ बिल्कुल, परिवार, अगर मैं तो ये कहना चाहूँगी कि लड़की के साथ अगर परिवार साथ है तो शायद उसका रास्ता बहुत आसान हो जाता है।
क्योंकि लड़कियों का आज भी हमारे समाज में थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि फैमिलीज़ में इनसिक्योरिटी एक भाव रहता है, तो वो कहीं ना कहीं अगर परिवार साथ है तो लड़की में एक कॉन्फिडेंस भी आता है और लड़की आगे बढ़ने में हर तरीके से अपने आप को मजबूत पाती है। तो परिवार का साथ हर जगह होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मैं गांव का साथ समझती हूँ तो गांव में भी लड़कियों को हालांकि सपोर्ट हर कोई परिवार चाहता है कि अपनी बेटी आगे निकले, लेकिन कुछ क्षेत्र रूढ़िवादी क्षेत्र हैं जो डिसाइड हो चुके हैं कि वहाँ तक ही जाना है, उसके बाहर थोड़ा सा मुश्किल दौर रहा है। हमारे टाइम पे तो ज़्यादा था, आज थोड़ा सा इजी मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा इजी तो हुआ है, बदलाव ज़रूर आया है। और आगे भी ऐसे ही अगर कुछ लोग आगे निकलेंगी, कुछ लड़कियां आगे निकलेंगी तो काफ़ी समाज में बदलाव धीरे धीरे आता जाएगा। तो आगे आने वाले वक्त में हम कई सुनील दबास को अपने बीच में पाएंगे, ऐसा माहौल लगता है अब बन चुका है? हाँ बिल्कुल, मैं तो मेरे गांव से ही समझती हूँ कि मेरे गांव में पहले क्या था कि हम जब स्पोर्ट्स में आए तो शायद गांव में किसी को नहीं पता था कि हम स्पोर्ट्स करते हैं, क्योंकि गांव में हमारा जैसे ट्रेडिशनल जो हमारी ड्रेस सेंस रहता था, सूट सलवार, और प्रैक्टिस के लिए जैसे ट्रैक सूट वगैरह हम कभी गांव में नहीं पहनते थे। तो जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे अपना बैग में अपना किट बैग लेके और वहाँ प्रैक्टिस करके वापस गांव में आके अपना जैसा जो ड्रेस सेंस गांव के अकॉर्डिंग होता है वो हम पहन के, तो गांव में किसी को पता तक भी नहीं चला था कि हम स्पोर्ट्स करते हैं। ये तो जब अचीवमेंट सामने आती गई और थोड़ा सा आप लोगों की वजह से मीडिया जब किसी चीज़ को हाईलाइट करता है तो घर घर तक वो अचीवमेंट्स पहुंचती हैं और जब लोग तारीफ़ करते हैं तो तब जाके गांव में पता चलता है कि हाँ उनकी लड़कियां, मतलब मेरे साथ है, मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी कबड्डी में इंटरनेशनल खिलाड़ी है। तो पता लगा कि हाँ फलां घर में अतर सिंह की लड़कियां ऐसे कबड्डी में बहुत आगे निकल रही हैं और स्पोर्ट्स में उनका अच्छा नाम है, तो गांव में पता चलता है। पर उस वक्त दिल में क्या चलता था? जैसे आप कह रही हैं कि जब गांव पहुंचते थे तो वापस पारंपरिक जो परिधान होता था वो पहन लेते थे, जब प्रैक्टिस करनी होती थी तो जो स्पोर्ट्स ड्रेस होती है वो पहन लेते थे, क्या कहीं ना कहीं मन में ये लगता था कि क्यों नहीं छूट मिल पा रही है, कब बदलेगा समाज? कुछ ऐसी भावना मन में आती थी या रमी हुई थी इतना ज़्यादा खेल में कि कभी दिमाग ही नहीं गया? नहीं, दिमाग तो जाता था, क्योंकि कई बार ये होता था जैसे मिट्टी का गेम है कबड्डी हमारा, और कबड्डी हम जब ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते थे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी से सन जाते थे और पसीना और मिट्टी अपना बॉडी पर लथपथ हो जाते थे। और कई बार हमारे स्कूल्स में, हमारे ग्राउंड्स पे प्रैक्टिस जहाँ करते थे वहाँ पानी की सुविधाएं नहीं होती थी, वहाँ हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता था, तो नहाने धोने का तो बहुत सपना है। और उस मिट्टी के साथ हमें कपड़े चेंज करके सूट पहन के वापस आना होता था, तो ये तो मन में आता था कि क्यों हम इसी ड्रेस में क्यों नहीं घर जा सकते। और अगर जाते हैं तो समाज में बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब मैं समझती हूँ कि उन ट्रेडिशंस को अगर मैं उस टाइम पे तोड़ती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाती। इसलिए उन सारे बंदिशों को मानते हुए, उनको फॉलो करते हुए, उसी समाज के उसी दायरे में बंद के आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर हिम्मत और आशा और आगे बढ़ने की कुछ पैशन हो तो वो सारी बंदिशें छोटी पड़ जाती हैं। ये तमाम चीज़ें सिखाता कौन था उस वक्त? क्या घर पे सीखने को मिलती थी? क्या घर वाले ये चीज़ें कहते थे कि इन्हीं के साथ ही साथ आगे बढ़ो, मत तोड़ो इन बंधनों को, ज़रूर आगे बढ़ोगे? किस तरीके की शिक्षा मिली और क्या नसीहत देते थे घर पे लोग? नहीं, घर पे नहीं, मेरे से बड़ी मेरी सिस्टर थी, और शायद अगर वो सूट सलवार पहन के नहीं, ट्रैक सूट पहन के आगे दौड़ती या कुछ कर पाती तो वो आज जस्ट लाइक पीटी उषा होती। उनकी, मेरी बड़ी सिस्टर की हाइट 5'10" उनकी हाइट है, और उस हाइट के साथ वो हाई जंपर, हरियाणा की बेस्ट हाई जंपर हुई थी। सूट पहन के उन्होंने हाई जंप किया था, आप सोच के देखिए। लेकिन उस टाइम पे वो सूट के अलावा कुछ नहीं पहन सकती थी। बाहर जब भी कंपटीशन होता था, ओपन कंपटीशन, तो उसमें वो सूट पहन के जंप करती थी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, अच्छी रेसेस करती थी। वॉलीबॉल में बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, कबड्डी में बहुत सारे गेम्स करती थी। तो उस टाइम पे अगर वो सूट पहन ले, ये ट्रैक सूट नहीं पहनते तो शायद उनकी बहुत जल्दी गाँव में शादी कर दी गई और वो आगे नहीं खेल पाई। तो हम, उनको भी लगता था, बड़ी सिस्टर ने हमें हर तरीके से स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हर एक जो समाज की छोटी छोटी वो पेचीदगियाँ थी वो हमें समझाई, और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो ये छोटी छोटी चीज़ों को तुम फॉलो करते हुए निकलोगी तो शायद तुम ज़्यादा अच्छा कर पाओगी। और किसी को, क्योंकि
लोग 2-4 ताने दें या लोग कुछ तुम्हें कहें या कुछ 10 लोगों की नज़रों में आओ और वो नेगेटिविटी उभर कर आए सोसाइटी के अंदर, तो उन चीज़ों से बचने के लिए भी कई बार इन चीज़ों को ना फैमिली में लड़कियों को थोड़ी नसीहत दी जाती है। और लेकिन वो नसीहत उस टाइम पे पॉजिटिव लगती थी कि हाँ, ये हमें फैमिली हमें आगे बढ़ाना चाहती है, तो उसमें कुछ छोटी छोटी तो उनके जो भी तर्कश में जो होते थे वो चीज़ें हम मान लें तो अच्छा है, और वो मान के ही हम आगे निकले तो शायद हमें रास्ता मिलता चला गया, कुछ नेगेटिविटी नहीं हुई। अपने एनवायरनमेंट में मैं लड़कियों को भी ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे आप रहते हो और उस सोसाइटी के सारे दायरों को आप एकदम मत तोड़ो। जब कुछ अच्छा करने लगोगे तो हाँ, लोग खुद ही आगे खुद ही बढ़ेंगे और आगे आपको बढ़ेंगे, सपोर्ट करेंगे। आपको सपोर्ट करेंगे। अगर एकदम हम जहाँ पे हमारा सोसाइटी उस चीज़ को अलाउ नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखो उनका भी कोई कसूर नहीं है, हमारा समाज एकदम उसको बदलाव में या उसको बदलने में टाइम लगेगा और धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में बदलाव आ रहा है। तो अगर हमें कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ने की लालसा है, कुछ कर गुजरना है, तो अगर थोड़ी थोड़ी उन बंदिशों को मान के अगर हम आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि हम अपने आसपास है ना नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करने देंगे। और अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं और आपके आसपास का एनवायरनमेंट वो नेगेटिव हो जाता है, तो आपकी आधी एनर्जी उधर वेस्ट हो जाती है। और आप कहीं कोई टारगेट अगर आप डिटरमिन करते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, और आसपास अगर आपको नेगेटिव एनर्जी मिल गई तो फिर आपका एनर्जी का जो लेवल है वो आधा चैनलाइज हो जाता है उधर की तरफ। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने जिस एरिया में रहते हैं, जो सोसाइटी की छोटी छोटी, वो बहुत बड़ी नहीं है, आपके जो टारगेट है, एम है, गोल है, उससे बड़ी नहीं है वो चीज़ें सब। बिल्कुल, तो वहाँ तक मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ते में जो भी मुश्किलें आ रही हैं उन्हें पार उस दायरे में रह कर के ही करें और तभी सफलता भी मिलेंगी। कम से कम सुनील जी का तो यही कहना है। बिल्कुल। रुक रहे हैं यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। सुनील के वक्त से लेकर के आज के वक्त में कितनी तब्दीली आई है, कितना बदला हुआ हरियाणा को देखती हैं, देश को देखती हैं और लड़कियों का क्या स्थान खेल में देखती हैं, इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा एक ब्रेक के बाद।